हाय एवरीवन, नाउ वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो पिछली वाली वीडियो में वी हैव गॉन थ्रू द सिलेबस फॉर जीएस पेपर 1, उसका हमने सिलेबस देख लिया था। इस वीडियो में हम जीएस पेपर 2 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे ही, बट उसके अलावा हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से मेंस की मार्किंग स्कीम होती है, कितने एग्जाम्स उसके अंदर होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ आई वुड से कि टोटल मार्क्स का कितने मार्क्स का हमको मेन होता है ना। मेंस का जो 2075 मार्क्स का जो मेंस है उसमें एक्चुअली में मार्क्स कितने आ रहे हैं लोगों के, थोड़ा बहुत उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बट ओवरऑल हम लोग यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करते हैं, राइट। पहले मार्किंग पैटर्न को जान लेते हैं कि मेंस का एक्चुअली मार्किंग पैटर्न है क्या। तो देखिए, पहला पेपर बेसिकली आप लोग देखेंगे यहाँ पे दिखा होगा पेपर ए, राइट। क्वालिफाइंग दो पेपर होते हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। आपको दोनों पेपर में अपेयर होना है, इवन दोनों पेपर में पास होना है। ये 300 मार्क्स के पेपर है, इसमें मिनिमम एक क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है मेंस में, बट हाँ, इसमें आपको 75 नंबर तो कम से कम लाना ही है, ठीक है ना। क्वालिफाई करने के लिए 75 नंबर आपको चाहिए होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, पहली बात। तो दोनों में 75 एंड 75 आपको लेकर आने। इसके मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते हैं। टू बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट कि 300 नंबर का ये पेपर होगा, खाली क्वालिफाइंग नेचर का है। सब्जेक्टिव पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी आई एम सेइंग दैट, बट जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है हमारी, उसके अंदर आपके जो भी प्रेफरेंस है, चाहे आप गुजराती है, चाहे आपकी बंगाली, तो जिस भी फील्ड में, पंजाबी है, जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज को, ओडिया है, उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज को आप प्रेफर कर सकते हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा आप, पहली बात। तो 300 नंबर के ये हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, इसके मार्क्स एग्जाम्स में नहीं जुड़ते हैं। एंड सेकेंडली 75 नंबर इसमें आपको लाने पड़ेंगे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम्स, राइट। अब आते हैं हमारे मेन एग्जाम्स पर, जो एक्चुअली में मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहली बात हमारा कौन सा है कि हमको क्वालिफाई करना है ऐसे का हमारा पहला पेपर होता है, ऐसे। तो पहला जो ऐसे का पेपर है वो 250 मार्क्स का होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, राइट। जितना आप स्कोर कर सकते हो उसमें, जितना ऐसे आप अच्छा लिखते हैं, 2 ऐसे इसमें आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो जितना ऐसे आप अच्छा लिखेंगे उतना आपको मार्क्स मिलेंगे, बात सिंपल है। सेकंड जो बेसिकली पेपर होता है हमारा पेपर 1, देन अगेन पेपर 2 बेसिकली जो होगा हमारा वो होगा जनरल स्टडीज पेपर 1। जनरल स्टडी पेपर 1 के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पूरा सिलेबस। उसके अंदर आपका इंडियन हेरिटेज आता है, कल्चर आता है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, इंडियन जियोग्राफी है, लाइक फिर हमने सोसाइटी का पोर्शन पढ़ा था, हिस्ट्री के हमने मल्टीपल उसमें वो देखे थे। तो ये भी कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का होता है, 250 मार्क्स का ये होता है। बी क्लियर ऑन दिस पॉइंट। थर्ड, अगर हम पेपर 3 की बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 उसके अंदर आता है। जीएस पेपर 2 का सिलेबस जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हालांकि जीएस पेपर 2 भी कितने का होता है आपका? 250 मार्क्स का जीएस पेपर 2 होता है। तो अभी तक क्या क्या देख लिया? 2 क्वालिफाइंग पेपर है 300 मार्क्स के, जो खाली क्वालिफाइंग है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। जिनके मार्क्स जुड़ते हैं वो है पेपर 2 सॉरी, जीएस पेपर 1 का, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर एंड तुम्हारा सोसाइटी आती है 250 मार्क्स की। पेपर 2 हमने देख लिया है। पेपर 3 हमने देखा जीएस पेपर 2 का, जिसके अंदर आपका 250 मार्क्स का पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, सोशल जस्टिस है, ये सारे हैं। आज हम इसी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड जो आपका पेपर होगा, या आई वुड से कि फोर्थ पेपर लिखा हुआ है, बट जीएस पेपर 3 का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 250 मार्क्स का इसका भी पेपर होता है। अब इसका क्या सिलेबस है? इसके अंदर टेक्नोलॉजी आप पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी हो गया, है ना। इसके अंदर आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें, सिक्योरिटी हो गई, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। देन उसके बाद पेपर 5 और जीएस पेपर 4 आप अगर देखें तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये साफ साफ बेसिकली दे रखा है यूपीएससी ने लिख के, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये भी आपका 250 नंबर का है। तो जो हमारे मेन पेपर है, जिनके मार्क्स जुड़ते हैं, अभी तक हमने जो डिस्कस कर लिए हैं, पहला ऐसे 250 नंबर का, दूसरा जीएस पेपर 1 हमारा 250 नंबर का, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। जीएस पेपर 2 हमारा 250 नंबर का, पॉलिटी, गवर्नेंस। जीएस पेपर 3 हमारा 250 नंबर का, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी। एंड जीएस पेपर 4 हमारा एथिक्स का, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का, अगेन 250 नंबर का, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे 500, देन अगेन 500, देन हमको यहाँ पे दिख गया कि 1250 नंबर का, तो हमको ये पेपर यहाँ पे देखने को मिला। अभी तक 1250 नंबर का हुआ है, जो जीएस के सिलेबस है, जो बेसिकली जर्नल पर्पज से आपको पढ़ने, राइट। एक जर्नलिस्ट के परस्पेक्टिव से आपको पढ़ने हैं, थोड़ा डेवलप करके। लेकिन जिस फील्ड में या जिस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट अकेला 500 नंबर का होगा, राइट। अब ऑप्शनल आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करेंगे, राइट। देन देखिए जरा, तो ऑप्शनल में भी आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 होगा।
पेपर 1 250 नंबर का होगा, पेपर 2 आपका 250 नंबर का होगा, तो टोटल कितने नंबर होगा ऑप्शन के 500। तो ऑप्शनल अकेला कितने नंबर का होता है आपका 500 नंबर का ऑप्शनल हो गया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, इस तरीके से। एंड लास्टली आपका बेसिकली टोटल रिटर्न का टोटल होता है आपका 1750 मार्क्स का। रिटर्न का टोटल कितना हो गया 1750। इसमें कौन कौन चीज़ें हमने जोड़नी है, ऐसे जीएस पेपर 1 2 3 एंड 4 एंड ऑप्शनल के 2 पेपर, तो 1750 मार्क्स का आपका टोटल हो गया रिटर्न, जो आपको जिसमें से आपको नंबर लेकर आना है। लास्टली आपका बचता है क्या, पर्सनैलिटी टेस्ट। आपका बचता है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू आपका बचता है, और इंटरव्यू आपका होता है 275 नंबर का, 275 मार्क्स का। तो इसकी वजह से टोटल जो हमको क्वालिफाई करना होता है वो आउट ऑफ 2025 मार्क्स में से हमको क्वालिफाई करना होता है, उसमें से नंबर लाने होते हैं। आई होप मैं यहाँ तक जो है आपको क्लियर कर पाया हूँ, राइट। अब जो हमारा मेन स्ट्रेटेजी है कि जीएस पेपर 2 में किस तरीके से अप्रोच करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन टॉपिक उसके अंदर, सब टॉपिक उसके अंदर हमको पढ़ने होते हैं, तो देखिए जरा चलते हैं उस तरफ, राइट। देन कमिंग टू हमारा जीएस पेपर 2, तो जीएस पेपर 2 में सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलिटी का क्या सिलेबस है, राइट। तो पॉलिटी का सिलेबस हम लोग देखना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पॉलिटी में आपको जो शुरू करना है वो करना है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखेंगे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप देखेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आधा आप पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया के अंदर, उसी को बेसिकली उसी का शुरुआत कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ से शुरुआत होती है। हालांकि इसका इंट्रोडक्शन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड कभी कभी पूछ लेता है। 1-2 क्वेश्चन उससे आए हैं प्रीलिम्स के अंदर, बट आपको पता होना चाहिए, मेंस के लिए तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए। तो इसमें आप पढ़ते हैं मल्टीपल एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, पिट्स एंड एक्ट क्या था, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या था, जहाँ से हमारा 60% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन है, राइट। देन तुम्हारा इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या था, उससे पहले भी मल्टीपल चीज़ें हुई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, राइट। देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू मस्ट बी नोइंग दीज फीचर्स, है ना। तो इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, सिग्निफिकेंस क्या है अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट की प्रोसेस क्या होती है, किस किस तरीके से अमेंडमेंट होता है, कितने तरीके का अमेंडमेंट होता है, यू मस्ट बी नोइंग ऑल ऑफ दीज फैक्ट्स। टिप्स पर होना चाहिए, टिप्स पर। देन उसके बाद कमिंग टू नेक्स्ट हमारा पोर्शन, दैट इज सिग्निफिकेंट प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। जुडिशियल रिव्यू है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, सिंगल सिटीजनशिप है, देन सेपरेशन ऑफ पावर है, आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो डॉक्ट्रिन बेसिकली बाद में आ गई थी, केशवनंद भारती केस है क्या एक्चुअली में, कहाँ से इमरजेंस होता है, उससे पहले गोलकनाथ केस क्या था, उससे पहले चंपारन दोराई राज ने केस क्या था, उसके बाद मिनोरा मिल्स केस क्या था केशवनंद भारती के पास, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कब कब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को में मल्टीपल चीज़ें आपके एड ऑन कर दी हैं, राइट। यू मस्ट बी नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन स्टेट रिलेशन के बारे में आपको पढ़ना है कि 7th शेड्यूल क्या है। 7th शेड्यूल में जिसमें बोलते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। उसमें 3 लिस्ट हैं, वो 3 लिस्ट के अंदर कौन कौन सब्जेक्ट है सारे नहीं पढ़ने, बट हाँ जो आपका PYQ में रखा होगा, अगेन मैं रेफर कर रहा हूँ PYQ को, PYQ में जो चीज़ आई हुई है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी आपकी, राइट। उसके बाद लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है ना, फाइनेंशियल फंक्शंस किस तरीके से होते हैं, राइट, सेंटर और स्टेट के बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जुडिशियल फंक्शन क्या क्या है, राइट। तो ये सब आपको पढ़ना है। देन इश्यूज चैलेंजिंग पर्टेनिंग द फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म के ऊपर आते हैं, संघवाद के ऊपर आते हैं। देन उसके बाद उसमें क्या क्या इशू हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द सॉल्यूशन दैट यू कैन गिव टू स्ट्रेंथन द दैट पर्टिकुलर सेटअप ऑफ फेडरलिज्म दैट वी हैव। फेडरलिज्म हमने कहाँ से लिया है, कैनेडियन फेडरलिज्म को हमने क्यों अडॉप्ट कराया हुआ है, हमने अमेरिकन फेडरलिज्म क्यों अडॉप्ट नहीं करा। यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग, राइट। थोड़ा बहुत रेफरेंस के लिए तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, कोई पूछे ना पूछे, कभी वो पूछे ना पूछे, बट एटलीस्ट पता होना चाहिए कि रेफरेंस के लिए हाँ भाई थोड़ा बहुत हमने पढ़ा हुआ है। देन इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हमारा देश में फेडरल स्ट्रक्चर कैसा है। इसमें हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में क्या अंतर होता है ना। सेंटर स्टेट रिलेशन में कितने तरीके का रिलेशंस होते हैं, राइट। अच्छा, देन उसके बाद इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मल्टीपल जो इसके अंदर डेवलपमेंट हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम लोग पढ़ते हैं, राइट। देन इमरजेंसी प्रोविजन क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन से अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो इसी साल 2024 में क्वेश्चन थे, है ना। सिंपल क्वेश्चन क्या पूछता है, अच्छा देखिए आपसे इतना हाई एंड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम मतलब
इनिशियली क्या करते हैं लोग जब पढ़ने बैठते हैं तो बोलते हैं कि हम सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के जो है आर्टिकल्स को रट्टा मार लेते हैं फला। इस बार 2024 में क्वेश्चन पूछा कि इमरजेंसी प्रोविजन किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो आपको सिंपली पता होना चाहिए था ये कि किस पार्ट के अंदर है, राइट। देन रोल ऑफ गवर्नर क्या है स्टेट्स के अंदर, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपकी जो मल्टीपल कमीशंस बैठे हुए हैं सेंटर स्टेट रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसमें जो रिकमेंडेशन उन्होंने दिए हैं, राइट। फर्स्ट ARC क्या है, सेकंड ARC क्या है, पुंछी कमीशन क्या है, देन आपका राजमन्नार कमीशन कब बैठा, उसके लिए सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट क्या थी। रिपोर्ट सारी नहीं पढ़नी है, बट हाँ जो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है, जैसे गवर्नर के ऊपर उन्होंने मल्टीपल चीज़ें कही हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन में तुम्हारा जो इंटर स्टेट काउंसिल्स होते हैं उनको सेटअप करने में कौन से कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस फैक्ट्स, राइट। तो ये सब चीज़ें। देन कमिंग टू द पावर ऑफ डिवोल्यूशन, राइट। लोकल लेवल पे भी किस तरीके से हमारे देश के अंदर पावर डिवॉल्व हो रही है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 समझ में आया। तो ये था क्या, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे सेटअप हो रहे हैं, है ना, कौन कौन सी कमिटी उसके पीछे, कमीशन कभी कभी वो पूछ लेता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डेप्थ में पूछ रहा है, बट हाँ उनके रिकमेंडेशन थोड़ा बहुत पूछ रहा है, राइट। तो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, 11th-12th शेड्यूल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, रीजन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस का उनका, क्यों बेसिकली सक्षम नहीं है आज के टाइम पे भी। लोकल गवर्नेंस आज के टाइम पे भी एक हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने है ना, ये आपको पता होना चाहिए। देन पंचायत डिवोल्यूशन, आपको नीति आयोग के बारे में पता होना चाहिए, इसने जो इंडेक्स जारी करती है, राइट। देन ये सारी चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी। देन कमिंग टू द वेरियस ऑर्गन्स जो हमारे देश के अंदर है, जो सेपरेशन ऑफ पावर को आपका पुश करते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस ये क्या होता है, प्रोविजन क्या है हमारे देश के अंदर इन चेक्स एंड बैलेंसेस को चेक करने के, मतलब एक्चुअली में हो रहा है चेक्स एंड बैलेंसेस या नहीं, राइट। देन उसका मल्टीपल आपके जजमेंट इनसे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गोलकनाथ केस, केशव भारती है, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस जिसको इलेक्शन केस भी बोला जाता है, राम जवैया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ये सारे केसेस थोड़ा बहुत आपको पढ़ने पड़ेंगे। लॉ का जो बेसिकली व्यक्ति होते हैं उनको थॉरो करने पड़ते हैं सारे केसेस, बट आपको खाली इनका क्रक्स पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा केस चार्ट जाओ, क्या कितने क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ो, आई एम नॉट सेइंग दैट। पूरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ने के लिए कोई आपको बोल नहीं रहा, बट आपको इनका रेफरेंस पता होना चाहिए कि जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस था, तो इसको इलेक्शन केस क्यों बोला जाता है, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ का जजमेंट का बेसिकली क्या क्रक्स इसका है, ये आपको पता होना चाहिए। केशवनाथ भारती केस 1973 इतने इंपॉर्टेंट केस क्यों बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री में, ये आपको पता होना चाहिए। नानी पालखीवाला कौन थे वो आपको पता होना चाहिए इसी रेफरेंस में। देन उसके बाद आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बेसिकली विवादों को सॉल्व करने वाले हमारे देश के अंदर हमारे पास मैकेनिज्म है, उसमें RTI क्या होती है, PIL क्या होती है, ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, कितने तरीके के ट्राइब्यूनल्स होते हैं। NGT है हमारे पास, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, 2010 में जब 2010 में स्टैब्लिश हुई थी। अभी तक हमारे देश के अंदर कितना उसने काम किया हुआ है। दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों नहीं रुक रहा, NGT का क्या रोल हो सकता है, ये आपको ऐसे कनेक्ट करना है। एनवायरनमेंट भी इसके अंदर थोड़ा बहुत आ जाएगा, है ना, तो ये आपको ऐसे कनेक्ट करते हुए चलना है। देन उसके बाद हमने कंपैरेटिव स्टडी करनी है जो दूसरे कंट्रीज़ के जो पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है उनसे, जैसे कभी इंडिया और US का पूछ लेगा, इंडिया और ब्रिटेन का पूछ लेता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमारी पार्लियामेंट कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री सेटअप, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मॉडल जो हमारा पार्लियामेंट्री मॉडल है, हमने वेस्ट मिनिस्टर से ही लिया हुआ है, मतलब सिंपल सी बात है ब्रिटेन से लिया हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट। देन इसके अंदर तुम्हारा क्या होता है, क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शन क्या है, कोड ऑफ बिजनेस क्या है, मतलब हमारे पार्लियामेंट्री सेटअप का किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का तुम्हारा कन्फिगरेशन है, उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है, फेडरल एंड यूनिटरी बायसनेस है, ये सब आपको देखना पड़ेगा कि कंपैरेटिव स्टडी आपको थोड़ा बहुत करनी पड़ेगी एंड यू विल कम टू नो ऑल दीज थिंग्स, है ना। एक बार आपको पता चले देन आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर, इसके अंदर हम लोग जोड़ लेंगे। तो एग्जीक्यूटिव में जो आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं। ये होते क्या हैं, प्रोविजन, क्लॉज बाय क्लॉज नहीं पढ़ना है क्लॉज बाय क्लॉज आपको नहीं पढ़ना है, आपको एक पता होना चाहिए बस, राइट। ऐसा नहीं है, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते कैसे हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में
उसके जब इलेक्शन होता है तो उसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म होता है। एटलीस्ट आपको इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड करते हैं या नहीं करते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग करते हैं या नहीं करते हैं, पहली बात। उसका जब इम्पीचमेंट होता है तब कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तब नॉमिनेटेड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं बोला कि आप आर्टिकल रट्टा मारो, एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, देन यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ खत्म हो रहा है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, राइट। प्रोसीजर्स आपको पता होना चाहिए। और कैसे पता करेंगे, पीवाईक्यू से। प्री और मेंस के पीवाईक्यू देखिए, यू विल कम टू नो अ लॉट मोर थिंग्स, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, क्वेश्चन कैसे बना दे, मतलब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दैट प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्टली। ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर का तो अपॉइंटमेंट होता है ना। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। और अल्टीमेटली हमको पता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का लीडर जो भी होगा उसका रिकमेंडेशन देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देगा। तो इलेक्शन कहाँ हुआ, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबका इलेक्शन होता है। तो ऐसे कुछ घुमा के क्वेश्चन देगा तो आपको लगना चाहिए थोड़ा लॉजिक, राइट। ये सब चीज़ें, कैबिनेट सेक्रेटरीज क्या होते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। देन स्टेट के अंदर क्या फंक्शनरीज है, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहती है, कैबिनेट सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरीज आ जाएंगे, स्टेट कैबिनेट सेक्रेटरीज आ जाएंगे। ये कंपेरेटिव आप पढ़ेंगे तो ये और इजी आपके लिए हो जाएगा। जुडिशरी में हमको देखना पड़ेगा थोड़ा, 3 टियर जुडिशियल सिस्टम हमारे देश के अंदर क्या है, राइट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा पढ़ें, वहाँ के जो जजेस हैं, कितने नंबर ऑफ जजेस हैं, खाली रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए, कभी पूछेगा नहीं कितने नंबर ऑफ जजेस हैं, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली अपॉइंट होने वाले हैं, ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, राइट। चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए एक परंपरा चले आ रही है, एक खाली कन्वेंशन है बट विच इज नॉट मेंशन्ड देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछता है दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। एक परंपरा चलती आ रही है दैट सीनियर मोस्ट जज जो होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करा जाएगा। बात सिंपल है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद 3 टियर सिस्टम है, चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे हो रहा है, रिमूवल कैसे हो रहा है, ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कहाँ तक बेसिकली उनके पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं, जजमेंट दे सकते हैं किसी भी केस के ऊपर, राइट। तो ये सब आपको गो थ्रू करना पड़ेगा एक बार। देन कमिंग टू नेक्स्ट पोर्शन, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट है, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज क्या होती है, मिनिस्टर और मिनिस्ट्रीज दूसरे कितने तरह की मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज क्या होते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। प्रेशर ग्रुप्स हमारे देश के अंदर, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, उनका रोल क्या है पॉलिटी के अंदर, है ना, ये सब यू हैव टू गो थ्रू। हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते बट नोबडी नोज कि कब वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं आते, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट प्रीलिम्स में नहीं आते, मेंस में काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, राइट। देन आप पढ़ेंगे कि देन यू विल गो थ्रू दैट आरपीआई एक्ट, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। अब देखिए 2 एक्ट है, एक 1950 का है और दूसरा 1951 का है। अब किसके अंदर क्या लिखा है ये आपको एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। मैंने नहीं बोला पूरा आप एक्ट चाट जाए, बट आपको रेफरेंस के लिए पता होना चाहिए एटलीस्ट क्या हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंशन है या नहीं है, राइट। अगर डिफेक्शन है तो उसके क्या क्या क्लॉजेज हैं, मैं नहीं बोला इसके अंदर लिखे होंगे, क्या पता लिखे हो, आपको देखना है, आपको एक बार गो थ्रू करना है। हम तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब उसके बाद एक के बाद एक इन सब चीज़ को देखना शुरू करेंगे। सुन मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट की वीडियो लेकर आऊँगा, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपको देखना पड़ेगा कि बेसिकली इलेक्शन में पार्टिसिपेशन किस तरीके से है, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या क्या थोड़ा बहुत प्रिविलेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है बट थोड़ा बहुत इनको यहाँ से हमको हिंट मिलता है एक तरीके से, है ना, डेसिफर कर सकते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें यू हैव टू गो थ्रू। देन उसके बाद हम देखेंगे अलग अलग अपॉइंटमेंट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर अपॉइंटमेंट होती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोला जाता है, राइट। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, क्या पता आप कभी यहाँ पर हो। ऐसे हमारे स्टेट में भी होते हैं जिसको पीसीएस का एग्जाम आप बोल देते हैं, राइट। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे देश के अंदर होता है। फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 के तहत, है ना। देन हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर एसटी एंड एससीज है, राइट। देन लिंग्विस्टिक फॉर द माइनॉरिटी, सीएजी हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, सिमिलरली स्टेट के अंदर एडवोकेट जनरल है ना।
तो ये आपको देखने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे देश के अंदर कौन कौन सी हैं, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी हैं, या जिनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज, जो किसी स्टैट्यूट से, किसी एक्ट से स्टेब्लिश है। रेगुलेटरी और क्वाशी जुडिशियल बॉडीज इनको बोला जाता है, या इनको बोला जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी इनको बोला जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग है, आरबीआई है, देन आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, सीआईसी है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, देन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपका है ना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। लोकपाल, लोकायुक्त, ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, राइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, प्रीलिम्स में ही बोल रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स में ही वो पूछता है अच्छा खासा। सो ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पार्ट, ठीक है, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। इसके लिए एक सिंपल किताब लक्ष्मीकांत, आप इसके लिए गो थ्रू कर सकते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि हिंदी मीडियम वाले जो हैं वो लक्ष्मीकांत फॉलो ना करें, क्योंकि हिंदी मीडियम में लक्ष्मीकांत, जब आई हैव सीन दैट लक्ष्मीकांत हिंदी मीडियम वाली, बिकॉज मैनी ऑफ माई मेट्स जो बेसिकली हिंदी मीडियम से हैं तो वो लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं। बट हिंदी मीडियम वाले आई वुड सजेस्ट कि राजेश मिश्रा सर की एक किताब आती है, तो आप उसको एक बार फॉलो करेंगे, क्योंकि कर सकते हैं, मतलब आई एम जस्ट रिकमेंडिंग, और मैं किसी को वो नहीं कर रहा। बट वो किताब जब मैंने देखी तो उसमें हर चीज़ परफेक्टली दे रखी है। उसमें PYQs, हर चैप्टर के पीछे PYQs है। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है, जो लक्ष्मीकांत में नहीं मेंशन है कि कौन सी चीज़ हमारे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, कौन सी नहीं लिखी है, कौन सा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, कौन सा रूल बुक ऑफ लोकसभा राज्यसभा के अंदर है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। लक्ष्मीकांत में इसमें बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी नहीं है। लेकिन राजेश मिश्रा सर ने अच्छा किया है कि हिंदी मीडियम के लिए वो किताब लिखी हुई है, तो उसमें ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली बताई हुई है, कट टू कट है वो किताब, है ना। तो हिंदी मीडियम वालों के पास तो ऑप्शन है, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बस आपको निकालना पड़ेगा वहाँ से, है ना, कि लक्ष्मीकांत, उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। एंड DD बसु काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि DD बसु थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किताब हो जाती है, क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न लिखे हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा, एक आई वुड से कि लॉ वाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेडली उसको बनाया गया है। बिकॉज दैट बुक इज़ नॉट फॉर द मेन पर्पज़, उसका ये नहीं है कि सिविल सर्विसेज को वो टारगेट करे, है ना, उन स्टूडेंट्स को वो टारगेट करे। एंड लक्ष्मीकांत बनाए उसी के लिए गई है ना। तो हिंदी मीडियम वाले राजेश मिश्रा सर जी की उनके किताब को फॉलो कर सकते हैं, राइट। देन कमिंग टू हमारा नेक्स्ट पोर्शन, गवर्नेंस, राइट। तो गवर्नेंस को एक बार हम देखना शुरू करते हैं। देखिए, गवर्नेंस में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है, इंटरवेंशन किस तरीके से होता है ना, क्या डेवलपमेंट बेसिकली उसके अंदर हो सकता है, जैसे हेल्थ है, जेंडर, एजुकेशन, पॉवर्टी, इकॉनमी, ये हम लोग देखिए, ये थोड़ा बहुत GS पेपर 1, GS पेपर 2, सोसाइटी, पॉवर्टी, जेंडर, वुमेन का रोल, ये सब थोड़ा बहुत रिलेट करता है। ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ वो चलता रहेगा आपका, तो आपको लिंक करके पढ़ना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देन हमारे देश के अंदर क्या क्या इशू बेसिकली आ रहे हैं कि भैया हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन को या एक्ट को या किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में क्या दिक्कतें हैं, कंसर्न क्या है, इश्यूज़ क्या है, क्या सजेशन आप लोग दे सकते हैं, राइट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स क्या होती हैं, क्या रोल है, जो आप इकॉनमी के अंदर भी पढ़ते हैं और यहाँ भी आपको रिलेट करना है, कोरिलेट करना है। देन तुम्हारा रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, है ना, क्या तार्किक है या नहीं है। देन आपको मल्टीपल स्कीम यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, स्मार्ट सिटी है, स्वच्छ भारत अभियान है, मनरेगा है, डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, स्किल इंडिया है, जनधन योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, और आज के टाइम पे भी जो मल्टीपल स्कीम्स आ रही हैं, आयुष्मान भारत है, ये आपको एक बार देख लेंगे, जो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे भी अगर आप बात करते हैं, हालांकि इसके अंदर आप पढ़े ना पढ़ें, बट स्कीम अल्टीमेटली आप पढ़ लेंगे। जैसे PM कुसुम स्कीम है, दैट इज़ फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, उसको स्टैब्लिश करने के लिए हमारे देश में PM कुसुम स्कीम चल रही है। क्या सिग्निफिकेंस है उसका, यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस फैक्ट्स, राइट। तो ये सब चीज़ें। देन डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, है ना, क्या प्रोसेस बेसिकली हमारे देश के अंदर है। जैसे रोल ऑफ सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमको पढ़ना है कि सोशल कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या, है ना। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। जो हमारे नेशनल पॉलिसी फॉर द वॉलंटरी सेक्टर 2007 की है, ये आपको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिम्स में थोड़ा कम पूछेगा, बट मेंस में इसका ओरिएंटेशन अच्छा खासा होता है, राइट। मेंस में अच्छा खासा ये पूछता है उसे। देन कमिंग टू द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे उनका रोल क्या होता है ना, एनजीओज हैं, इनका रोल क्या होता है, राइट। क्या इश्यूज़ हैं बेसिकली इनसे रिलेटेड, है ना, क्या क्या दिक्कतें ये लोग फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे देश के अंदर क्यों ज़रूरत है, क्या इश्यूज़ हैं इनके पास, क्या चैलेंजेस हैं इनके पास, आप क्या सजेशन दे सकते हैं इनके लिए फॉर देयर बेटरमेंट, क्यों ये वीकनेस है, क्या फाइनेंशियल दिक्कत है,
कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे करके आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है, राइट। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है ना। देन उसके बाद आपका सोसाइटी, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव हमारे देश के अंदर हैं, क्या इनका रोल है, कब ये बेसिकली स्टैब्लिश होना शुरू हुए थे, है ना। तो ये सब आपको एक बार गो थ्रू करना है, राइट। देन आप पढ़ेंगे जरा गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। अब आते हैं हम बेटर गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस जिसको हम लोग बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक टॉपिक भी है हमारे पास, स्पेसिफिकली टॉपिक है गवर्नेंस के अंदर क्या डायमेंशन होते हैं गवर्नेंस के, गुड गवर्नेंस क्या होता है, एस्पेक्ट क्या होता है गुड गवर्नेंस के, बैरियर क्या है गुड गवर्नेंस में। जैसे मोदी जी बोलते हैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, राइट। ऐसी कुछ बेसिकली एक स्टेटमेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार देखनी पड़ेंगी, है ना। तो इसको आप देखें, ई गवर्नेंस आज के टाइम पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली कैसे हम लोग उसको कर रहे हैं, सिटीजन चार्टर क्या होता है, क्या कंपोनेंट होता है सिटीजन चार्टर के, है ना। देन उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, फीचर क्या हैं, ये सब आप एक बार देख लेंगे, है ना। देन उसके बाद हम देखते जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के हमारे देश के अंदर है क्या क्या चीज़, जैसे RTI है, जैसे सोशल ऑडिट होता है, जैसे तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन है बिल है हमारे देश के अंदर, है ना। लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नाम का एक कमीशन होता है ना। तो ये सब भी क्या करते हैं हमारे देश के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी लाने में जो है हेल्प करते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, RTI है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है हमारे पास, 2005 का ये एक्ट है। तो किसी भी अगर पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, किसी भी मान ली गवर्नमेंट कंपनी से आप संतुष्ट नहीं है, कंपनी मैं नहीं बोल रहा, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी आप संतुष्ट नहीं है, तो आप उसके पास RTI भेज सकते हैं कि भैया हमको राइट टू इन्फॉर्मेशन है और हमको इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस चीज़ में डिले क्यों हो रहा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस डिलेड है, क्या वहाँ पर भी हम लोग RTI दे सकते हैं, नहीं दे सकते, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, मतलब कॉलेजियम सिस्टम से जो अपॉइंटमेंट होता है, क्या वो RTI के परव्यू के अंदर आता है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे अगर आपको पता हो तो, राइट। नहीं पता है तो जस्ट टेल मी कि नहीं पता है एंड आई विल लेट यू नो, अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो ये सब आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमारा सिविल सर्विसेज में अब आगे आपकी बारी। सिविल सर्विस क्या रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर, ये आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, है ना। जो आपका रोल प्ले करा जाता है सिविल सर्विसेज के द्वारा, एडवाइजरी रोल क्या है पॉलिसी मेकिंग में, देन इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे हो जाता है, तुम्हारा सोशो इकोनॉमिक चेंज क्या है हमारे देश के अंदर, ये सब आपको लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं, ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा, राइट। देन इश्यूज़ क्या रिलेटेड हैं, एलिमेंट्स एंड इश्यूज़ क्या रिलेटेड हैं जो सिविल सर्विसेज से, राइट। यू हैव टू गो थ्रू दिस। देन मल्टीपल आपके चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, है ना। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिफॉर्म कैसे हम कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, क्यों हमको रिफॉर्म की ज़रूरत है, राइट। तो ये सब आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। एथिक्स किस तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू हमारा नेक्स्ट पोर्शन सोशल जस्टिस का, है ना, सामाजिक न्याय, इसको एक बार गो थ्रू करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है। तो देखिए जरा, वेलफेयर स्कीम इसके अंदर एक बार आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी। वेलफेयर स्कीम इसके बार एक बार इसमें पढ़नी पड़ेंगी आपको, जो वल्नरेबल सेक्शन के लिए। वल्नरेबल सेक्शन का मतलब जो थोड़ा मतलब पिछड़ा वर्ग बेसिकली रह गया फाइनेंशियली, सोशली, जैसे भी आप बोलना चाहें। तो ST SCs के लिए क्या क्या बेसिकली हमारे देश के अंदर स्कीम चल रही है, माइनॉरिटी है, चिल्ड्रन है, एल्डरली है, डिसेबल है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर्स हैं, वल्नरेबल सेक्शन के अंदर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन अब यहाँ पे वही सब चीज़ें देखिए कि इनके लिए कौन कौन से एक्ट हैं, इनके प्रावधान थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, है ना। डिसेबल्स के लिए क्या क्या एक्ट हैं वो पता होना चाहिए आपको, है ना, इनके थोड़ा बहुत प्रावधान पता होना चाहिए। देन कमिंग टू हमारा STs, इनके लिए क्या क्या प्रावधान है ये पता होना चाहिए। माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, राइट। ये नहीं कि सभी चीज़ आप पढ़ के बैठ जाए, बट हाँ ऐसा ना हो कि कोई चीज़ छूटे। ये सब यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एक बार आप इस PDF को गो थ्रू कर सकते हैं। PDF आपको पता ही कहाँ मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर एक लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं एंड जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर PDF और अपनी स्टडी आप कैरी ऑन कीजिए अकॉर्डिंगली। और PYQs की अगर हम बात करें, PYQ आपको UPSC के वेबसाइट पर मिल जाएंगे या कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है उनके वेबसाइट पर PYQ आपका हाईलाइटेड होती हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट PYQs को आप साथ लेकर बैठिए, प्री और मेंस दोनों के सिलेबस साथ में खोलिए, देन उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। कॉपी मत कीजिए किसी की स्ट्रेटजी को, राइट। मैं प्रीवियस वीडियो में बोल चुका हूँ, बट ऐसा आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देन हमारे देश के अंदर सोशल सेक्टर या सर्विसेज, उनसे रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट कैसे करना है, मैनेजमेंट कैसे करना है, राइट। जब तुम्हारा हेल्थ इंडिकेटर्स हमारे देश के अंदर आते हैं, मल्टीपल जो है हमारे देश के अंदर हेल्थ का क्या स्टेटस है, मल्टीपल इंडिकेटर्स क्या हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वही सब चीज़ें मैंशनड है आपका। एजुकेशन में क्या क्या स्टेटस है अभी हमारे पास, है ना, स्टेटस क्या है बेसिकली हमारे देश में एजुकेशन का।
वुमेन एजुकेशन में क्या वुमेन का एजुकेशन में क्या स्टेटस है, हमारे देश में हायर एजुकेशन में कितने लोग जा रहे हैं उसका क्या स्टेटस है, ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, कैसे डेवलप कर सकते हैं, शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, यू मस्ट बी गोइंग थ्रू दैट। पॉवर्टी हंगर की अगर हम बात करते हैं, जीएस पेपर 3, 2 एंड 1 तीनों के अंदर था। उसमें क्या था, हमारा सोशल सोसाइटी के अंदर ये पोर्शन था। देन अगर इकोनॉमी में हम बात करते हैं, वहाँ पे भी ये पोर्शन है ना, इसके अंदर ये इस चीज़ को आप पढ़ेंगे। तो आपको एक कोरिलेट करना आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा, पॉवर्टी है, हंगर है, कितने तरीके का होता है। पॉवर्टी एंड हंगर की अगर हम बात करें, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, है ना। देन आपका जो है ये मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल MDGs और SDGs, ये 2015 तक चली थी, एंड ये 2030 तक बेसिकली चलने वाली है। 15-30 तक का बेसिकली का टाइम है, अभी ये रह गया बस 6 साल रह गए, है ना। तो ये SDGs हैं कितने, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, राइट। क्या स्टेटस चल रहा है अभी हमारे देश के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो पॉवर्टी क्या होती है, कैसे हंगर होता है, कैसे उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हमारे देश के अंदर क्या क्या मेजर लिए जा रहे हैं। जैसा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, ये एक्ट है, राइट। इसके साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को जोड़ दिया गया था, है ना। देन उसके बाद हमारे देश के अंदर मिड डे मील स्कीम चल रही है, जिसको पोषण अभियान से बेसिकली रिप्लेस कर दिया, उसको थोड़ा और जो है एलेबरेट कर दिया है, मल्टीपल जगहों तक अब उसकी पहुंच हो गई है। मनरेगा एक्ट है 2005 का, ये किस तरीके से पॉवर्टी, हंगर, इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने में मदद कर रहा है, आपको इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, राइट। एक्ट तो पता होना ही चाहिए। अब आते हैं हमारे प्रीलिम्स में, जहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली बनते हैं, और मतलब आफ्टर पॉलिटी वाले पोर्शन, थोड़ा बहुत गवर्नेंस वाले पोर्शन से, एंड हालांकि लगभग बनते ही हैं, बट हाँ जहाँ से ज़्यादा बनते हैं, मैं उस चीज़ की बात करूँ तो पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन था, वहाँ से अच्छा खासा बनता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है पूरा। एंड सेकंड जो लेवल ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में, राइट। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेटली इंटरव्यू के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। आज के टाइम पे इतना जो है टर्मोइल चल रहा है पूरा वर्ल्ड में, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, राइट। तो देखते जरा, पहला बेसिकली हमारे इंडिया एंड इट्स नेबर, रिलेशन कैसे हमारे और हमारे पड़ोसियों के, उसको आपको एक बार देखना है ना। इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, राइट। तो ये सब आपको एक बार पता होना चाहिए, है ना। चाइना के साथ जैसे अभी हमारे रिलेशन थोड़ा भी सुधर रहे हैं आफ्टर दिस ब्रिक्स समिट कजान में जो भी रिसेंटली हुई है, राइट। कैसे सुधर रहे हैं, क्यों बेसिकली सुधर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसका आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, राइट। अभी डीमिलिटराइजेशन हो रहा है, डेमचौक और देपसंग जो 2 प्लेसेस जहाँ पर रह गए थे, वहाँ पर डीमिलिटराइजेशन शुरू हो गया है, तो ये अच्छी बात है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं बायलैटरल रिलेशन की, है ना। बायलैटरल रिलेशन जो वर्ल्ड में ग्रुपिंग चलती है, बायलैटरल, मल्टीलैटरल रिलेशंस होते हैं, ग्रुपिंग होती है ना। जैसा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, हमारे देश जब आज़ाद हुआ था, देन उसके बाद हमने नेम को फॉलो करा था, राइट। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है हमारे देश में, गुजराल डॉक्ट्रिन क्या होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नो फर्स्ट यूज़, राइट। लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, ये लुक ईस्ट को अब एक्ट ईस्ट बना दिया गया है, या आई वुड से बना नहीं दिया गया है, कर दिया हमने उसको इम्प्लीमेंट, एग्जीक्यूट करने। थिंक वेस्ट की हमारी पॉलिसी है, राइट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल का मतलब होता है जो 2 कंट्री जब रिलेशन बनाती है। मल्टीलैटरल का मतलब होता है जब बहुत सारी कंट्री आकर रिलेशन बना रही है, जैसे हमारे USA, रशिया, जापान, है ना, मेजर पावर क्या है। अच्छा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं, इनके बीच में बायलैटरल रिलेशन है। देन हमारे वेस्ट एशियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में आपको पढ़ना है, बात सिंपल है ना। थोड़ा बहुत आपको हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत। देन आपके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है, वो बन जाती है रीजनल ग्रुपिंग्स, इनसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत बन जाते हैं, राइट। सार्क है, ठीक है, साउथ ईस्ट एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ब्रिक्स है, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। अभी ये ब्रिक्स प्लस हो गया है, कौन सी कंट्रीज ऐड ऑन हुई हैं, चांसेस हैं 25 में आने के। आप इन कंट्रीज़ को रट्टा मार के जाएंगे बिल्कुल, है ना। और कैसे यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं वो भी आप देखेंगे, PYQ देखिए एक बारी। देन मल्टीपल तुम्हारी ग्रुपिंग है, बिम्स्टेक हो जाता है, ABSO है, आसियान है, RCEP है। देन हमारा इंडिया अफ्रीका फोरम है, अफ्रीकन यूनियन है, वो बेसिकली G20 के अंदर हमने एड ऑन करवा दिया था उसका। अफ्रीकन यूनियन के अंदर अफ्रीका की 50 कंट्रीज़ हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, इसकी भी अभी मीटिंग हुई थी लास्ट मंथ। देन ये सब आपको एक बार गो थ्रू करना है। G20 क्या है, देन एशियन डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल सिक्योरिटी समिट है, APEC है, ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा बेसिकली सिलेबस था किसका, IR का। तो दिस वॉज द थिंग। देन हमारा नेक्स्ट चीज़ जो है वो इसी के अंदर है कि क्या पॉलिसीज़ हैं, है ना, किस तरीके से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं कंट्रीज़ के अंदर, वो सब है। जैसे OBOR है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है चाइना का, राइट। तो ये वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के अंदर हम लोग तो हैं नहीं इसके पार्टनर में, लेकिन पाकिस्तान है। तो उसी के तहत
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया जो पास हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख से, ये हमारे लिए बेसिकली मैटर ऑफ कंसर्न है। ऐसे करके आपको रिलेट करना है, राइट। देन हमारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है। देन ग्लोबल ट्रेड है, ग्लोबल करेंसी है, सीरियन क्राइसिस क्या था, यूएन में क्या क्यों रिफॉर्म की जरूरत पड़ रही है हमको, क्यों हम सजेस्ट कर रहे हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए यूएन में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट 5 कंट्रीज हैं, क्यों उनको परमानेंट 5 से बढ़ाने की ज़रूरत है, राइट। ये सब आपको पता होना चाहिए। WTO में क्या रिफॉर्म की ज़रूरत है, साउथ चाइना कॉन्फ्लिक्ट क्या है, राइट। ब्रेग्जिट क्या होता है 2014 में कि जो हुआ था ब्रेग्जिट, पता होना चाहिए आपको, राइट। देन ये सब चीज़ें आपका यहाँ पे इंटरनेशनल इश्यूज जो होती हैं वो आपको बनता है। इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। इंडियन डायस्पोरा का मतलब क्या है, जो बाहर रहते लोग, तो उनका क्या स्टेटस, हमारे देश हमने उनको क्या बेसिकली स्टेटस दिया हुआ है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो इंडियन डायस्पोरा वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, क्या उसका बेसिकली स्प्रेड है, कहाँ पर है। OCI, राइट, ये कौन होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। तो ये कौन होते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जा रहा है, और देन तुम्हारा नो इंडिया प्रोग्राम क्या है, ये सब आपको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा, हमारे देश से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें। लास्टली अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। UN और उसकी एजेंसीज, राइट, यूनाइटेड नेशन और उसकी मल्टीपल एजेंसीज, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कॉमनवेल्थ नेशंस, इनके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। सो दिस वॉज द कंप्लीट सिलेबस फॉर GS पेपर 2। आई होप ये सिलेबस आपको क्लियर है। एंड अगेन मेरा तो बोलना वही रहेगा, आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि हमको PY के साथ में रखने हैं, प्री और मेंस के, प्लस साइड में रखनी है अपनी सिलेबस बुक, और सिंपली उसमें से उसके अकॉर्डिंग हमको क्या बनानी है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। किसी और की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप काम मत कीजिए, मेरा बोलना सिंपल है, वरना आप भी उसी तरीके से अपने अटैम्प्ट गवा चुके होंगे, गवा रहे होंगे जैसे मैंने अपने इनिशियल अटैम्प्ट गवा दिए थे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने अकॉर्डिंग सिंसियरली अपने अकॉर्डिंग बेसिकली स्ट्रेटजी बनाइए, और सिलेबस को गो थ्रू किए बिना किताब को हाथ मत लगाइएगा। NCERT भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेली बेसिस पे सिलेबस देखिए, ताकि आप को रिलेट कर पाएँ। जब आप रेफरेंस किताब बुक्स पर आएँ तो आप को रिलेट करके उसको इसको पढ़ लें। सो दैट वुड बी अ बेटर साइड, आई वुड सजेस्ट। तो ये हमारी GS पेपर 2 की वीडियो थी। GS पेपर 3 की वीडियो शॉर्टली आ जाएगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब आप इस चैनल को कर सकते हैं। ये वीडियो इस PDF को मैं पिन कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी इसमें डाउट रहता है, सजेशन रहता है, या आपको लगता है कि ये करेक्शन होना चाहिए था, यू कैन गिव योर सजेशंस और दैट पर्टिकुलर थिंग इन दैट कमेंट बॉक्स, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।